गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समास प्रकरण और उस समास प्रकरण में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास का कारक के साथ में संयोग करके उसी तत्पुरुष समास के नामकरण के रूप में परिवर्तित हो जाना। इसके साथ साथ में नन्य तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष का हमने अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पढ़ने से पूर्व हमें देखना यह है कि कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास के अगर रूप को हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर कर्मधारय समास में वही दो पद का हम रूप लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व पद, और हिंदी में हम उसको नाम दे सकते हैं पहला पद। दूसरा है अपने पास में उत्तर पद, और उस उत्तर पद को हम नाम दे सकते हैं दूसरा पद। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि कर्मधारय समास में भी अन्य समासों की भांति उन्हीं दो पदों का इसमें समावेश होता है। तो अब हम इसको परिभाषा के आधार पर कर्मधारय समास का अगर अध्ययन करते हैं तो हमें देखना यह है कि इस कर्मधारय समास में जो पूर्व पद है वह पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो जिस समास का पूर्व पद अगर हम लेते हैं तो जिस समास का पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो, जिसको हम एक दूसरे रूप में ले सकते हैं उपमेय, जिसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं उपमेय, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। अर्थात हम उसको नाम दे सकते हैं उपमान। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसके जो ये पद हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, या उपमेय के स्थान पर उपमान हो सकता है, उपमान के स्थान पर उपमेय हो सकता है। तो अब हम इसको परिभाषा के आधार पर अगर इसका अध्ययन करते हैं कि कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण अथवा उपमान हो, यानी कि उपमान का मतलब अब देखिए कि यहाँ पर हम ले सकते हैं उपमान, और उपमान का मतलब भी हम क्या ले सकते हैं कि जिससे तुलना की जाए, तथा दूसरा पद विशेष्य अर्थात यहाँ पर ले सकते हैं उपमेय। अर्थात जहाँ पर उपमेय होता है वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए इस समास के अंतर्गत क्या होता है कि यद्यपि इसमें जो पद होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, किंतु उनमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध अवश्य रहता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि पहले रूप के अगर आधार को लेते हैं तो पहले रूप का आधार अपने पास में क्या है, पहले रूप का आधार है अपने पास में विशेषण विशेष्य। ठीक है। अब दूसरे पद के अगर आधार को लेकर के देखते हैं तो दूसरे पद का अपने पास में आधार है उपमान और उपमेय। तो अब यहाँ पर देखिए कि दोनों पदों के आधार को लेने पर हमारे पास में यहाँ पर दो रूप आ गए। एक हो गया अपने पास विशेषण विशेष्य कर्मधारय, और दूसरा रूप अपने पास में हो गया उपमान उपमेय कर्मधारय। अब देखिए कि यहाँ पर विशेषण शब्द को अगर हम लेते हैं तो विशेषण शब्द क्या है। अब आपने देखा होगा कि विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप को अगर लिया था, और विशेष्य के अंतर्गत हमने यहाँ पर माना था संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए कि जो संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताने वाला रूप है वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताने वाला रूप है वह यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, और जब उस संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताने वाला जो रूप है वही मिलकर के क्या बन जाएगा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय बन जाएगा। यानी कि हम यह मान सकते हैं कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला रूप जहां पर आता है वहां विशेषण विशेष्य कर्मधारय का रूप माना जाता है। दूसरा अपने पास में है उपमान और उपमेय। अब देखिए उपमान को लेते हैं तो उपमान क्या है, यानी कि जिससे तुलना करें, और उपमेय क्या है, जिसकी तुलना करें। यानी कि अब यहाँ पर देखिए कि उपमेय की अगर हम उपमान से तुलना करते हैं
अब यहाँ पर उपमेय की उपमान से जो तुलना करने का भाव जिस समास के अंतर्गत आता है वह समास अपने पास मिलकर के बन जाता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। अब यहाँ पर इस दोनों प्रारूप के अंतर्गत अगर हम लेकर के देखते हैं तो इसके प्रारूप के अंतर्गत लेने पर अब यहाँ पर अपने पास में ये एक कर्मधारय समास का रूप बन गया। अर्थात हम इसको एक परिभाषा का आधार अगर देना चाहें तो हम इस रूप में दे सकते हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है अर्थात उपमान होता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है जिसको हम उपमेय कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य हो अर्थात जिस समास का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है, यद्यपि इनमें शब्द आगे पीछे होते रहते हैं लेकिन इनमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का विशेष रूप से संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कह सकते हैं। अब देखिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास में उदाहरण हो जाएगा समस्त पद, यानी कि अब देखिए कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से मिलकर के जो बनने वाला रूप है वो क्या कहलाता है, वह समस्त पद कहलाता है। और दूसरा जब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी कि विग्रह का मतलब आप पहले भलीभांति कक्षा में समझ लिया होगा कि विग्रह का मतलब होता है कि जो अपने पास में समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद है उन दोनों पदों को अलग अलग करना, वह रूप क्या बन जाएगा, यहाँ पर विग्रह पद के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि पहले हम उसी विशेषण विशेष्य कर्मधारय के आधार को लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास में बन जाएगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय, ठीक है ना। अब विशेषण विशेष्य कर्मधारय के आधार को लेकर के इसके अगर हम उदाहरण समझना चाहते हैं तो देखिए बेटा यहाँ बन जाएगा अपने पास में विशेषण विशेष्य कर्मधारय का रूप। अगर मान लीजिए कि अपने पास में समस्त पद है नील कमल, अब यहाँ पर नील कमल को अगर लेते हैं तो अब हमें इसको विग्रह रूप में ले जाना है और विग्रह रूप में ले जाने से पूर्व हमें देखना क्या है कि कौन सा शब्द तो यहाँ पर संज्ञा का है और उस संज्ञा शब्द की कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है। तो अब यहाँ पर अपने पास में देखिए इस सामासिक या समस्त पद को अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में जो संज्ञा शब्द है वो है कमल, और इस कमल शब्द की अगर विशेषता बताने वाला है वो है यहाँ पर नील, यानी कि कमल कैसा है, नील यानी नीला है। तो इसका मतलब जो अपने पास में कमल है ये कमल तो क्या बन गया अपने पास में विशेष्य का रूप बन गया, और नील यहाँ पर किसका रूप बन गया, विशेषण का रूप बन गया। अब जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाते हैं तो विग्रह रूप में ले जाने पर क्या बन जाएगा, यानी कि जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब मिलकर के बन जाएगा नीला है जो कमल। अब यहाँ पर देखिए कि ये इसका बेटा विग्रह रूप बन गया। अब ये कमल अपने पास में संज्ञा के रूप में आ गया और नीला इसकी विशेषता हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय का रूप लिया गया है। दूसरा है अगर यहाँ पर देखिए हम लेते हैं परमाणु, अब इस परमाणु को लेकर के देखते हैं तो परम। अब यहाँ पर देखिए इसका जैसे ही हम विग्रह करेंगे ये हो जाएगा परम है जो अणु। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म भाग या सबसे छोटा भाग, ठीक है। तो अब यहाँ पर परम है जो अणु मिलकर के ये इसका विशेषण विशेष्य का एक उदाहरण बन गया। नेक्स्ट अपन ले सकते हैं महासागर। अब देखिए कि महासागर को लेकर के देखते हैं तो महासागर को बेटा यहाँ सागर संज्ञा का रूप आ गया, और दूसरा ये सागर कैसा है, महान है। तो हम जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये हो जाएगा महान है जो सागर, और मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में महासागर। अगर नेक्स्ट रूप को लेते हैं तो अपने पास में आ गया महापुरुष। अब यहाँ पर देखिए कि महापुरुष शब्द को अगर लेते हैं तो ये पुरुष तो अपने पास में किस रूप में आ गया, संज्ञा के रूप में आ गया। अब ये पुरुष कैसा है, महान है। अब जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये अपने पास में बन गया महान है जो पुरुष, और मिलकर के क्या बन जाएगा, महापुरुष बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे हम ऐसे उदाहरण लेकर के हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अपने पास में है महर्षि। महर्षि को अगर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा महान है जो ऋषि, और मिलकर के यहाँ पर बन गया अपने पास में महर्षि। नेक्स्ट शुभागमन।
अब देखिए यहाँ पर शुभागमन शब्द को लेकर के देखते हैं, तो शुभागमन शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि शुभ, अच्छा हो गया। और फिर यहाँ पर बन गया आगमन, यानी कि शुभ है जिसका आगमन, मिलकर के बन गया ये शुभागमन। तो ये हो जाएगा अपने पास में शुभ है जिसका आगमन, और मिलकर के यहाँ पर बन गया अपने पास में शुभागमन। अगर जैसे यहाँ पर ले सकते हैं हम बेटो का पुरुष। अब यहाँ पर देखिए पुरुष कैसा है, का मतलब होता है कायर, और पुरुष का मतलब पुरुष, यानी कि पुरुष कैसा है, कायर है। तो ये पुरुष की यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे, तो विग्रह रूप में ले जाने पर यह है बन जाएगा कायर है जो पुरुष, और मिलकर के अपने पास में बन गया का पुरुष। तो इस तरह के एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण जहां पर भी आते हैं वहां विशेषण विशेष्य कर्मधारय का रूप माना जाता है। अब यहां पर देखिए कि दूसरे रूप को अगर हम अध्ययन करके देखते हैं, तो दूसरे रूप का अध्ययन करने पर अपने पास में क्या है, पहला है अपने पास में उपमान और दूसरा है अपने पास में उपमेय। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों के अगर रूप को लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में किस रूप का आधार बन गया, यहाँ पर अपने पास में आधार बन गया, वह दूसरा रूप हो जाएगा अपने पास उपमान उपमेय कर्मधारय। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि पहला इसका जो रूप बना था वो क्या बना था अपने पास में, पहला रूप बना था विशेषण विशेष्य कर्मधारय, और अब दूसरा रूप बन गया अपने पास में उपमान उपमेय कर्मधारय। अब उपमान उपमेय कर्मधारय को अगर लेते हैं तो इसका मतलब बेटा उपमान क्या है, उपमान है कि हम जिससे तुलना करें, ठीक है, और उपमेय क्या है, जिसकी तुलना करें, है ना, यानी कि ऐसा वह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है, या अन्य कोई भी रूप है जिसके हम जिससे तुलना करने का भाव जहां पर भी निकलता है वहां उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप माना जाता है। जैसे अगर यहाँ पर है बेटा कमलाक्ष। अब देखिए यहाँ पर हम इसको उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं, समस्त पद का अपने पास में रूप बन जाएगा, और फिर हमें उसका क्या करना है, उसी का हमें करना है विग्रह पद, यानी कि उसका विग्रह रूप देखना है। अब यहाँ पर देखिए कि उदाहरण है अपने पास में कमलाक्ष, ठीक है ना, उदाहरण यहाँ पर क्या आ रहा है, कमलाक्ष है। अब ये कमलाक्ष अपने पास में समस्त पद का रूप बन गया। अब इस कमलाक्ष का जैसे ही हम यहाँ पर विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर देखिए कमलाक्ष, अगर यहाँ पर हम इसको दो शब्दों में लेकर के देखते हैं, तो दो शब्दों में लेकर के देखने पर यहाँ पर एक तो हो गया कमल, और दूसरा यहाँ पर अपने पास हो गया अक्ष, ठीक है ना। अब ये अक्ष शब्द है, ये क्या मिलकर के बनता है, अक्ष का मतलब यहाँ पर होता है अक्षी, और अक्षी का मतलब होता है आंख, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कमलाक्ष शब्द कमल और अक्ष, अब ये जो अपने पास में अक्ष है, ये अक्ष तो किसका रूप बन गया, ये अपने पास में बन गया उपमेय का रूप। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये अपने पास में है उपमेय। अब इस आंखों की तुलना किससे कर रहे हैं हम, इस आंख की तुलना कर रहे हैं हम कमल से। तो ये कमल अपने पास में अब किस रूप में आ गया, ये अपने पास में आ गया उपमान के रूप में। इसका मतलब अब यहाँ पर उपमेय की हम उपमान से तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने वाला भाव जहां पर आया है वहां उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप माना गया है। अब जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाते हैं, तो विग्रह रूप में ले जाने पर यहाँ पर देखिए रूप क्या बन रहा है, यानी कमल के समान अक्ष, क्या बन जाएगा यहाँ पर, कमल के समान अक्ष, ठीक है, या अक्षी भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास में कमल के समान अक्षी, और अक्षी का मतलब यहाँ पर होती है आंखें, और आंख भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए कि आंखों की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप बन गया। अब यहाँ पर है जैसे लता कीर्ति, लता कीर्ति। अब यहाँ पर देखिए कि लता कीर्ति शब्द को अगर हम लेते हैं, या जैसे कीर्ति लता ले सकते हैं, तो अब यहाँ पर कीर्ति लता के रूप को अगर लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बेटा कीर्ति लता। अब यहाँ पर कीर्ति लता है, तो कीर्ति का मतलब क्या होता है, यश, और लता का मतलब होती है बेल। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही इसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर ये अपने पास में किस रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा कीर्ति रूपी लता। अब यहाँ पर अपने पास में हो गया ये कीर्ति, यानी इसको हम
कह सकते हैं यश, ख्याति, प्रसिद्धि। तो कीर्ति, फिर यहाँ पर हो जाएगा रूपी, और ये हो जाएगा लता। अब देखिए लता कैसी है, यानी कि कीर्ति रूपी है। तो ये लता किस रूप में आ गया अपने पास में, ये लता अपने पास में उपमेय के रूप में आ गया, और कीर्ति किस रूप में आ गया, उपमान के रूप में आ गया। अगर यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे हम शब्दों को अगर बढ़ाते रहते हैं, उदाहरणों को बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर अपने पास में उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप बनता रहता है। अगर यहाँ पर जैसे उदाहरण अपने पास आ जाता है चंद्र वदन, ठीक है। अब चंद्र वदन को अगर लेते हैं तो देखिए वदन, वदन का मतलब होता है बेटा यहाँ मुख। अब यहाँ पर चंद्र वदन शब्द को अगर लेते हैं तो जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे, तो विग्रह रूप में ले जाने पर यहाँ पर जो अपने पास में रूप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि वदन कैसा है, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो अब हम जैसे ही हम इसको विग्रह के रूप में ले जाते हैं, तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये अपने पास में हो जाएगा चंद्र के समान और मुख, यानी कि अब ये मुख हिंदी में आ गया, तो हम इसको ले सकते हैं वदन, और यहाँ ही ब्रैकेट में करके हम लिख सकते हैं मुख, यानी चंद्र अर्थात चंद्रमा के समान मुख। ऐसा रूप जहाँ पर बनता है वहाँ उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप बन जाता है। जैसे अगर अपने पास में आ गया देह लता। अब यहाँ पर देखिए कि देह, देह का मतलब क्या ले सकते हैं, देह का मतलब ले सकते हैं हम शरीर, और लता का मतलब ले सकते हैं लता। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम इसका विग्रह रूप लेंगे, तो विग्रह रूप लेने पर ये क्या बन जाएगा, देह रूपी लता। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हो गया अपने पास में देह रूपी लता। अब यहाँ पर देखिए कि लता कैसी है, यानी कि शरीर के समान है, यानी कि देह रूपी लता हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखिए राजीव लोचन है ना, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे अपने पास में, राजीव लोचन। अब लोचन का मतलब होता है नेत्र, और राजीव का मतलब होता है कमल। तो अब हम जैसे ही इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, यानी राजीव अर्थात हम कोष्टक में कर सकते हैं इसको कमल के समान लोचन, और मिलकर के ये अपने पास में, लोचन का मतलब आंखें होती है, तो कमल के समान आंखें। तो ऐसा रूप जहां बनता है वहां उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप माना जाता है। अब यहां पर जैसे कुसुम कोमल ले सकते हैं, संसार सागर। अब देखिए बेटो यहाँ पर संसार सागर के रूप को अगर लेकर के देखते हैं, तो ये अपने पास में क्या क्या बन गया, यहाँ पर बन गया अपने पास में संसार सागर। अब संसार सागर को एक पद में लेते हैं, तो ये एक पद में होने पर ये अपने पास में सामासिक अर्थात समस्त पद के रूप में आ गया। अब जैसे ही हम इसका अगर विग्रह रूप करते हैं या इसको विग्रह रूप में ले जाते हैं, तो संसार सागर का जैसे ही हम विग्रह रूप लिखेंगे, तो विग्रह रूप लिखने पर ये अपने पास में क्या बन जाएगा, ये अपने पास में बन गया अब संसार रूपी, और यहाँ हो गया अपने पास सागर। तो यानी संसार रूपी सागर। अब देखिए कि संसार की तुलना यहाँ सागर से कर रहे हैं, तो ऐसे उदाहरण जहां पर भी आते हैं वहां उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप माना जाता है। अब देखिए बेटो यहाँ पर एक तो अपने पास में था विशेषण विशेष्य, ठीक है ना, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक विशेषण विशेष्य कर्मधारय क्या होता है और उपमान उपमेय कर्मधारय क्या होता है। तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय के अंतर्गत तो क्या होगा, यानी कि जो विशेषण शब्द है वो क्या करेगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएगा, ठीक है ना। तो जहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला रूप जहां पर भी आ जाता है वहां पर तो क्या माना जाएगा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय का रूप माना जाएगा। दूसरा, जहां पर हम जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं अर्थात तुलना का भाव जहां पर आता है वहां पर उपमान उपमेय कर्मधारय का रूप बन जाएगा, हम उसको कह सकते हैं उपमान उपमेय कर्मधारय। अब देखिए कि नेक्स्ट अपने पास में जो उदाहरण जो समास है वो है अपने पास में द्विगु समास। अब द्विगु समास के अंतर्गत क्या करते हैं, द्विगु समास क्या करता है, अब द्विगु समास के अंतर्गत वही दो पद लेकर के हम इस समास का फिर से हम अध्ययन कर सकते हैं, और दोनों पदों के अध्ययन का अगर आधार लेते हैं तो यहां पर अपने पास में बन गया बेटो द्विगु समास। अब द्विगु समास के अंतर्गत हमें क्या करना है, यानी कि वही यहां पर हमको दो पद लाने हैं, यानी कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद। तो दो पद के आधार को लेते हैं, तो पहला तो अपने पास में किस रूप में आ जाएगा, पहला अपने पास में आ गया पूर्व पद के रूप में, ठीक है, और दूसरा यहां पर हम लिख सकते हैं उत्तर पद, ठीक है ना।
अब यहां पर देखिए कि एक तो अपने पास में हो गया पूर्व पद और दूसरा अपने पास में क्या हो गया उत्तर पद। तो अब यहां पर देखिए कि द्विगु समास को जैसे ही हम परिभाषा में बदलते हैं या परिभाषा के रूप में अगर इसको लाते हैं तो जिस समास का पहला पद वह तो संख्यावाची हो, ठीक है ना। तो जिस समास का पहला पद तो क्या हो, संख्यावाची हो। अब संख्या का मतलब जानते हो आप, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, है ना, प्रथम द्वितीय चतुर्थ, ये सारे के सारे जो रूप हैं जो संख्या का ज्ञान कराने वाले हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, संख्यावाची शब्द बन जाएंगे। और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञावाची होता है। यानी कि अब यहां पर देखिए कि संज्ञावाची का मतलब क्या है, यानी कि एक तो पद होगा संख्या का जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा या प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है, ये रूप आएगा। और दूसरा जो उसका उत्तर पद होगा वो उत्तर पद क्या होगा, संज्ञावाची होगा। और संज्ञा का मतलब क्या है, वही किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि नाम का बोध कराने वाले जो रूप है वो क्या होंगे, संज्ञावाची। अब ये दोनों मिलकर कौन कौन से, संख्यावाची और संज्ञावाची, ये दोनों शब्द मिलकर के क्या करेंगे बेटो, एक समाहार को प्रयुक्त करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर हम ले सकते हैं समाहार, और समाहार को हिंदी में हम कह सकते हैं समूह है, ठीक है ना, जिसको हम समूह का रूप लेकर के कह सकते हैं समूहवाची। यानी कि दोनों पद मिलकर के क्या बन जाएंगे, समूह का ज्ञान कराएंगे वो, है नी। और समूह का जैसे ही वो ज्ञान कराएंगे तो इसका मतलब वो शब्द क्या बन जाएंगे, अब समूहवाची बन जाएंगे। तो जिस समास का, अब देखिए कि हम अगर इसको परिभाषा के रूप में लेते हैं तो परिभाषा के रूप में लेने पर बेटा यहाँ पर अपने पास में एक नया रूप बन गया, क्या, द्विगु समास किसे कहते हैं। तो द्विगु समास किसको कहेंगे, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद तो क्या हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञावाची हो, और दोनों मिलकर कौन कौन से, संख्यावाची और संज्ञावाची, दोनों मिलकर के समाहार को प्रयुक्त करे या फिर समूहवाची वो शब्द बन जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जहां दोनों पद मिलकर के समूह का बोध कराने वाले होते हैं या दोनों पद मिलकर के समूह का बोध कराते हैं उसे हम द्विगु समास कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको उदाहरण के माध्यम से अगर लेकर के देखते हैं तो उदाहरण के माध्यम से अगर यहाँ पर लेते हैं तो पहला अपने पास में वही बन जाएगा समस्त पद, फिर इसके बाद में दूसरा जो हम यहाँ पर रूप लेंगे वो अपने पास में हो जाएगा विग्रह पद, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक तो अपने पास में समस्त पद और दूसरा पद हो गया विग्रह पद। अब देखिए फिर से मैं आपको इसका ज्ञान करा रहा हूँ कि जिस समास का पहला पद तो क्या हो, संख्या को बताने वाला हो, है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 ये आ सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये आ सकते हैं, ठीक है, या प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर संज्ञा शब्द हो वो यानी संज्ञावाची हो, और दोनों मिलकर के क्या बन जाए, समूह का बोध कराते हों, या समूहवाची बन जाए या समूह का बोध कराने वाले बन जाए, वो सब मिलकर के क्या कहलाएंगे, वो सब मिलकर के द्विगु समास का रूप कहलाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखिए बेटा हम लेते हैं एकांकी। अब यहाँ पर देखिए कि एकांकी को अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, अब जैसे ही हम इसको संख्या के रूप में लेते हैं तो ये अपने पास में हो गया 1 और दूसरा अपने पास में हो गया अंक। तो इसका मतलब अंक कितने हैं, 1, और दोनों मिलकर के यहाँ समूह का बोध करा रहे हैं, और समूह का बोध कराने पर ये रूप बन गया अपने पास में एकांकी। जैसे हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अब क्या बन जाएगा, एक अंक का नाटक। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में एक अंक का नाटक, और मिलकर के क्या बन गया है यहाँ पर, ये मिलकर के बन गया एकांकी, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे अपन ले सकते हैं शताब्दी। अब यहाँ पर देखो बेटा वो शताब्दी शब्द को लेते हैं तो शत। अब यहाँ पर देखिए शत, ये शत शब्द क्या करता है, 100 को बताता है, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, अब्द। अब्द का मतलब होता है वर्ष। तो अब यहाँ पर शत यानी कि 100 संख्या है और अब्द यहाँ पर संज्ञा है, दोनों मिलकर के शताब्दी का रूप यहाँ पर समूह को बोध करा दिया। तो जैसे हम इसको विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 100 वर्षों का समूह है,
ठीक है, और 100 वर्षों का समूह है मिलकर के क्या बन गया यहाँ पर, शताब्दी बन गया। अब यहाँ पर देखिए हम ले सकते हैं चतुर्वेद। अब चतुर्वेद को लेते हैं तो चतुर यहाँ पर 4 होते हैं और वेद का मतलब संज्ञा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, 4 वेदों का समूह है। मिलकर के क्या बन गया, ये अपने पास में 4 वेदों का समूह है और मिलकर के अपने पास में क्या हो गया, ये चतुर्वेद हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा वो शब्द आता है अपने पास में दोपहर। अब दोपहर शब्द को लेते हैं तो इसका मतलब 2 संख्या है और पहर, पहर का मतलब होता है समय का भाग। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये अपने पास में क्या बन जाएगा, 2 पहरों का समूह है। तो यहाँ पर हम इसको विग्रह ले सकते हैं, 2 पहरों का समूह है, या 2 पहरों का समाहार भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण अपने पास में आता है सप्ताह। अब सप्ताह को अगर लेते हैं तो सप्त, सप्त का मतलब क्या होता है, 7, और अहन, अहन का मतलब होता है दिन, यानी कि 7 दिनों का समूह है। जहाँ 7 दिनों का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये क्या बन जाएगा बेटा, वो अपने पास में यानी 7 दिनों का समूह है, मिलकर के क्या बन जाएगा, सप्ताह बन जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए बेटा अपने पास में आता है चौराहा। ठीक है, अब चौराहा का जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो चौराहा का विग्रह करने पर क्या बन जाएगा, 4 राहों का समाहार। जहाँ 4 रास्ते अगर जाते हैं उसको हम चौराहा बोलते हैं, तो वो मिलकर के अपने पास में चौराहा के रूप में आ जाएगा। अगर यहाँ आता है अपने पास में पंचवटी, पंचरात्र, पंचपात्र, ठीक है ना, तो जैसे जैसे अपने पास में शब्द आते जाएंगे, जैसे पंचामृत, त्रिभुज, है ना, षड्रस, शतरंग, ये सारे के सारे शब्द मिलकर के और समूह का बोध कराते हैं, वह समास अपने पास में द्विगु समास का एक रूप बन जाएगा। यानी कि हम देखिए अब ये कह सकते हैं कि द्विगु समास के अंतर्गत क्या होता है, द्विगु समास के अंतर्गत जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञावाची होता है। ठीक है ना, अब देखिए कि यहाँ पर जैसे ही हम अगर संख्या का आकलन करते हैं तो संख्या का आकलन करने पर यहाँ पर हम जो संख्या का हम लेते हैं, जैसे हम अंकों के आधार पर भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पर जैसे ही अगर आता है मान लो सोडस, है ना, अब यहाँ पर सोडस शब्द को अगर लेकर के देखते हैं तो बेटा ये सोडस अपने पास में क्या हो गया, सोडस का मतलब हो गया 16, है ना। तो ये 16 जैसे ही अगर हम लेते हैं, मान लीजिए अपने पास में आ गया षड ऋतु। अब षड का मतलब क्या हो गया, अब ये षड सट में बदल जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ही यहाँ पर षड को सट में लेते हैं, है ना, तो ये अपने पास में सट, सट का मतलब हो गया यहाँ पर 6, क्योंकि ये संस्कृत का एक तत्सम शब्द बन गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 6 और ऋतु का मतलब हो गया ऋतु मौसम। तो यानी कि जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये अपने पास में क्या बन जाएगा, 6 ऋतुओं का समूह है। अगर देखिए बेटो इसी को अगर हम लेते हैं षड रस, अब षड रस को लेते हैं तो षड, अब यहाँ पर षड को जैसे ही हम इसको संख्या के रूप में लेते हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा 60, और 60 का मतलब क्या हो जाएगा 6, है ना। तो अब यहाँ पर 6 और रस, तो 6 रसों का क्या बन गया, समूह बन गया। यानी कि 6 रसों का जहाँ समूह बनता है उसे हम क्या कह सकते हैं, षड्रस कह सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर जैसे पंचामृत, अब यहाँ पर देखिए कि पंचामृत है, तो यहाँ पर पंचामृत को लेने के लिए अपने पास में क्या है, पंच, पंच का मतलब क्या होगा 5, है ना, और अमृत जो 5 जो अमृत है जिसमें घी, दूध, ठीक है ना, दही, शहद, इनको मिलकर के पंचामृत का एक रूप दिया गया है। या कह सकते हैं कि 5 रसों के समूह को लेकर के, तो पंचामृत जैसे ही होते हैं वो सारे के सारे एक संख्या और दूसरा यहाँ पर संज्ञा, दोनों के समूह को व्यक्त करने वाला भाव जहाँ पर हो जाता है वहाँ द्विगु समास का रूप माना जाता है। इसके अलावा जैसे त्रिभुज, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए बेटो त्रिभुज को अगर हम लेकर के देखते हैं, त्रिभुज, अब यानी कि भुज, भुज का मतलब क्या हो गई, भुज का मतलब हो गई भुजाएं, और कितनी है उसकी भुजाएं, 3, क्योंकि ये त्रि का मतलब क्या है 3। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा कि जैसे ही हम इस त्रिभुज का
अगर संस्कृत में समाहार के आधार को लेते हैं तो त्रयाणाम भुजानाम समाहार इति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम इसको विग्रह रूप में ले जाते हैं। अब जैसे ही हम इसको हिंदी में लाते हैं तो त्रि का मतलब हो गया तीन, त्रि का मतलब क्या बन गया यहाँ पर तीन, और भुज का मतलब क्या बन गई यहाँ पर भुजाएं, यानी कि तीन भुजाओं का समूह है। यानी कि तीन भुजाओं का जहां समूह होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। तो तीन भुजाओं का समाहार, तो ऐसा रूप जहां पर बनता है उसे हम द्विगु समास का एक रूप कह सकते हैं। इसके अलावा जहां पर भी संख्याओं का बोध कराने वाला अगर कोई सा भी रूप अगर आ जाता है, वो संख्याओं का बोध कराने वाला रूप जहां पर भी मिलता है वो सारा का सारा रूप मिलकर के द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। आज की कक्षा में हम दो समासों का भलीभांति अध्ययन किया है। पहला है अपने पास में कर्मधारय समास और दूसरा अपने पास में समास है द्विगु समास। तो आपको दोनों समासों की परिभाषा सहित, इसको उदाहरण सहित फिर से आपको इसका अवलोकन करना है। आगे की कक्षा में फिर आगे हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास लेकर के फिर अगली कक्षा में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।